हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 9th के मॉडल पेपर सेट 1 जो निकाला गया है हिंदी में सॉल्यूशन के साथ। इस यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 √2, ऑप्शन नंबर 3 पाई और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि √2 यानी जिसमें रूट लगा हुआ रहता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, और पाई भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम 0 को देख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या बता दें कि परिमेय संख्या वो संख्या है जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो है एक पूर्णांक संख्या है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हम जो 0 है, पहला ऑप्शन 0, तो इसको हम जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1 तो बराबर 0 होता है, 0/2 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है 0/1 0/2 p/q को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी p और q जो है पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं तो q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ बोला है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। जिन दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, उन दो संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर हम अगर जोड़ें 3 और 4 कितनी हो जाएगी, 3 और 4 7 हो जाएगी, और नीचे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आया 7 और 2। अब हम चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में से 7/2 कहाँ पर है। ऑप्शन में 3/2 ए नंबर पे, बी नंबर पे 7/2, और 3 नंबर पे 3/4, और 4 नंबर पे 4/3। तो यहाँ पर मेरा आया 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर हो जाएगा 7/2। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 1/3, ऑप्शन नंबर सी है √4, और ऑप्शन नंबर डी है पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह जो है हम नहीं लिख सकते। तो हम किस नंबर को नहीं लिख सकते हैं? यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है 1/3, ऑलरेडी ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी √4। सब कोई जानते हैं कि रूट यानी वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, जो कि हम इसे लिख सकते हैं 2/1, यानी ये भी p/q के रूप में है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाई, और हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है, पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पाई क्या है, पाई क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है एक परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन में अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन में पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी इसके जस्ट ऊपर जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, पाई है। तो यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 36/100, 36/100 का सॉल्यूशन क्या होगा, ये 36/100। तो अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर, ये 100 से छोटा नंबर है, तो अगर हम एक पॉइंट देते हैं तो ये एक 0 हो जाएगा, तो हो गया 360। 3 बार चलाएंगे तो हो जाएगा 300, बचेगा 60। अब यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, उसके बदले में एक 0 देंगे। अब कितना बार चलाएंगे, 6 बार, तो हो जाएगा 600। तो यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। अब मेरे पास आया कितना, 0.36। अब यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया, संपूर्ण डिवाइड हो गया, पूरी डिवाइड हो गया। 100 से पॉइंट को दशमलव से लेकर हम देखते हैं तो मेरा आया आंसर 0.36। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, ऑप्शन में आया दिया हुआ है शांत है, अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो शांत किसको कहते हैं, यानी जिसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर यानी शेषफल में 0 हो जाता है, 0 यानी पूरी डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अगर यहाँ पर चलते जाता है, लगातार चलते जाता है, तो उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं या अशांत कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रैकेट 5 प्लस √5 ब्रैकेट √5 माइनस √5 किसके बराबर है। ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन √5, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 20 यानी 20। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो 5 प्लस √5 है ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस √5। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला देख लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इस कंडीशन में इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। देखते हैं, यहाँ पर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी हो गया। दूसरा है इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, यहाँ पर a माइनस बी हो गया। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये इस सेट पर बैठा हुआ है, तो हम इसके बदले में इसके बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस है, फिर b है यहाँ पर √5 तो √5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो अगर हम इसको घटाएंगे 25 से 5 घटाएंगे तो आएगा आंसर 20। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 कैसे हुआ, तो √5 इंटू √5 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर पावर में 1/2 और इसमें भी 1/2। तो ये जब ये दोनों बेस सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका घात जोड़ देते हैं। तो घात को अगर जोड़ेंगे तो ये आधा और ये आधा दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 के घात में 1 हो जाएगा, यानी 5 के बराबर। ये कितने के बराबर, 5 के बराबर है। इसलिए
√5 इंटू √5 किसके बराबर 5, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 हो गया। इसको घटा दिए तो 20 के बराबर हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का बात किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चर दिख रहा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर √t है और यहाँ पर t√2 है। तो यहाँ पर जिसके पावर में फ्रैक्शन हो जाता है, अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह होगा और ये वाला इस तरह होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्या है, पावर में आ गया है ना, घात में पावर हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर उठाते हैं इस y को तो ये -1 हो जाएगा। तो इसके पावर में भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो घात में ऋणात्मक हुई। तो जब घात में ऋणात्मक हो या फिर फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो वो बहुपद ही नहीं होता है। इसमें भी वही कंडीशन है इसके जैसा। यहाँ पर भी इसको उठाएंगे तो -x हो जाएगा, यानी x प्लस -x के पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बचा क्या यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x ओनली चर है और कोई चर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर भी ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/y, तो अगर हम इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 इंटू वाई के पावर में -1 हो जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ भी चीज़ यानी 1/y जो नीचे रहता है, अगर उसको ऊपर उठाते हैं तो ये घात में ऋणात्मक आ जाती है ना, घात में माइनस आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। जब इस तरह का इक्वेशन रहता है या समीकरण रहता है तो ये बहुपद नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये बहुपद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x बराबर 1 दिया हुआ है, इसके लिए बहुपद 5x माइनस 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर में 0, दूसरा नंबर में 1, तीसरा नंबर में -5 और चौथा नंबर में -6। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है 5x माइनस 4x² और प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा आपका -5x होना चाहिए इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखते हैं x बराबर कितना है, 1 है। x बराबर कितना है, 1, तो x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ अगर हम इस समीकरण में x का मान 1 बैठाते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -4 यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पर -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5 ही होगा, और -4 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस में 3 होगा। यहाँ पर -5 और -4 दोनों को क्या करेंगे, दोनों में माइनस माइनस है इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा माइनस के साथ, और प्लस में 3 है। अब यहाँ पर जो है माइनस और प्लस दोनों में है, 9 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो -9 और +3 दोनों क्या करेंगे, -9 के साथ 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो -9 + 3 घटकर 6 हो जाएगा। और ये संख्या बड़ी है इसलिए इसके आगे जो चिन्ह होगा इसके साथ लिख देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो हम सुधार लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, -6। ऑप्शन में 0, 1, -5 और -6, ऑप्शन डी नंबर में जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है x + 1 से 3x² + x - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। ऑप्शन 1 नंबर में 1 दिया हुआ है, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो यहाँ पर बोला है कि इस इक्वेशन को यानी इस समीकरण को इससे भाग देना है ना। x + 1 से 3x² + x - 1 को भाग देने पर शेषफल हमको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर है x+1, इससे भाग देंगे किसको, 3x² प्लस x-1। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर x है और हमको चाहिए x², तो एक गो x से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा। अब हमको और कितना चाहिए, 3, तो 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। आ गया सेम सेम, हमको यहाँ समान लाना है, यहाँ पर जितना है उसको लाना है इसके साथ गुना करके। तो हम अगर इसके साथ x के साथ 3x को गुना करते हैं तो 3x² आ जाएगा। अब यहाँ पर x के साथ 1 भी है तो इस 1 को 3x के साथ गुना करना है, यानी 3x1 को 1 के साथ गुना करते हैं तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों सेम सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस 1x है और यहाँ पर प्लस 3x है, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1x 3x से घटा देंगे तो बच जाएगा 2x, जो कि ये वाली संख्या जो है बड़ी है, इसलिए इसके आगे जो है वो वाला हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे। और बाकी इसके बाद क्या है, -1। अब हमको चाहिए कितना, -2x चाहिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, x के साथ -2x कैसे करेंगे, x को, यहाँ पर ऑलरेडी x है और x मेरे पास है, चाहिए x और ऑलरेडी x है, तो x के साथ क्या चाहिए हमको, सिर्फ -2, तो -2 के साथ इसको गुना कर देंगे, -2 के साथ इसको गुना कर देंगे, -2x हो जाएगा। और आगे जो है इस -2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो जोड़ देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी जोड़ देंगे, तो ये माइनस प्लस घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस प्लस घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। ये वाली बड़ी संख्या है तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा, यानी अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी यही हो जाएगा। यानी ये क्या है, मेरा शेषफल आया। क्या आया, मेरा शेषफल। तो हमको शेषफल ज्ञात करने बोला है तो हम शेषफल ज्ञात कर लिए। शेषफल कितना आया मेरा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर हम देखेंगे किस में है, ए नंबर में, ऑप्शन ए में 1 है, वो मेरा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है 12x² - 7x + 1, 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड क्या है। इस ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन के में से कोई एक ऑप्शन होगा। पहले इसको हम सॉल्यूशन करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² - 7x - 1। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, यहाँ पर इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 12 1 जा 12। इसको हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम अगर करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया 2 2 और 3। तो हम इसको जो है 2 2 और 3 को ऐसा डिवाइड करेंगे, 2 भाग करेंगे, जिसको जोड़कर या घटाकर 7 आए, जोड़कर घटाकर 7 आए तो कैसे आएगा, 2 और 2 4 हो गया और 3 यहाँ पर, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हम कैसे जोड़ेंगे, हमको माइनस लाना है, तो माइनस कैसे आएगा, दोनों में माइनस देंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना, 3 और 4 -7 होगा, तो हमको -7 चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, यानी 12x², इसको कैसे लिखेंगे, -4x और -3x, दोनों गुना करेंगे 12 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7x आएगा, यहाँ पर -1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो है वो हम कॉमन लेंगे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन ले, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए। तो इसमें बचा कितना, 3 बचा, 3 4 जा 12 और x एगो निकाल लिए तो x बचा। अब यहाँ पर 4x निकाल लिए तो 1 बचा। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, -1 निकालेंगे, तो बचेगा कितना, 3x और 3x, यहाँ पर +1 है, +1,
3x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है देखो सेम सेम है, यहाँ पर 3x माइनस 1 3x माइनस 1, इसको एक बार लिखेंगे 3x माइनस 1, बाकी यहाँ जो बाहर बाहर में 4x माइनस 1 इसको अलग से लिख लेंगे। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि 3x माइनस 1 4x माइनस 1 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं सी आंसर हो जाएगा, 3x माइनस 4x माइनस 1, 3x माइनस 1 4x माइनस 1 ऑप्शन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि x माइनस 1 पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि ये वाला एक समीकरण एक गुणनखंड है और यहाँ पर x माइनस 1 इसका गुणनखंड है ना, x माइनस 1 इस समीकरण का गुणनखंड है, तो यहाँ पर जो k है इसका मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 इस समीकरण का गुणनखंड है, तो जब समीकरण का गुणनखंड होता है तो ये वाला समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान x माइनस 1 है तो माइनस 1 को उधर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर आया 1। अब यहाँ पर x इस x को इस समीकरण में हम x के जगह पर रख देंगे, यानी p x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 और प्लस k हो गया, है ना, ये भी 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस k बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर k और 2 को उधर जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ प्लस 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस 3, तो यहाँ पर k का मान कितना आया, माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें किसमें क्या एक चर दिख रहा है, इसमें दो चर, इसमें एक चर, इसमें भी एक चर, तो यहाँ पर दो चर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आंसर हो जाएगा क्योंकि दो चर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 2x प्लस 3y बराबर 9 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में व्यक्त करने पर a और b और c का मान क्या होगा। तो इस समीकरण को इसमें बैठाना है। सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसमें बैठाना है किसको, इसको 2x प्लस 3y बराबर 9। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y और इसको इधर कर देते हैं तो यहाँ प्लस से -9 और इधर हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 3y और इसको प्लस करते हैं तो -9 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर a हो गया ये, b हो गया ये और ये हो गया c। तो a बराबर आया मेरा 2, b बराबर आया 3 और c बराबर आया -9। ऑप्शन देखेंगे, a बराबर 2 3 9, 2 3 -9, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2 3 -9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 0 का एक हल है। तो ऑप्शन नंबर, हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन एक एक करके चेक करते जाएंगे और इस समीकरण में बैठाते हुए जाएंगे, एक का मान बैठाएंगे दूसरा निकालेंगे। क्वेश्चन है x प्लस 2y इजिकल टू 6। तो अगर हम ये बैठाते हैं x के जगह पर 0 प्लस 2y बराबर 6, तो y का मान आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा, y बराबर 3। तो 0 लेते हैं तो 0 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन है। दूसरा देखेंगे, ऑप्शन नंबर भी चेक करेंगे, 0 बैठाते हैं तो 4 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। x का मान यहाँ पर 4 लिखते हैं, 4, x बराबर 4 प्लस 2y इजिकल टू 6।
इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो 2y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा। y बराबर, इसको घटाते हैं तो 2 और इसको इधर लेके आएंगे तो 2। अब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा। यानी जब हम x का मान 4 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 1। x बराबर जब 4 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 1। तो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, x बराबर कितना है 4, y बराबर 1, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 16। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको बोलते हैं y अक्ष। तो जहाँ पर दोनों रेखाएं, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं कटान बिंदु, और इसका नाम क्या है, मूल बिंदु। इसका नाम है मूल बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पूछ रहा है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं। x निर्देशांक को क्या कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अभी यहाँ पर ये x निर्देशांक, यहाँ पर 0 हो गया, -1 -2 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4, ये x का निर्देशांक है और ये y का होता है यहाँ पर। तो हम इसको नहीं देखना है, हम x का देखेंगे। तो x का पूछा है तो x का निर्देशांक को कहते हैं भुज, याद रखना है, x के निर्देशांक को कहते हैं भुज। अगला क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या है। आकृति में बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, निकालने दिया है। यहाँ ऑप्शन में है 3,2, ऑप्शन नंबर बी में है 2,3, ऑप्शन सी 0,2 और 3,0 लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम ग्राफ दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है, इसमें देखेंगे हम x अक्ष का वैल्यू कितना है। x अक्ष ये है, इसमें वैल्यू है 4, यहाँ पर p है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, और y अक्ष में है 2। तो आंसर हो जाएगा 4,2। आंसर क्या होगा 4,2। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। आंसर में क्या हो जाएगा 4,2 हो जाएगा। अगर चाहें तो ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 होना चाहिए। y अक्ष में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए 4। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। भिन्न भिन्न रेखा मतलब होता है कि मान लीजिए एक रेखा इधर से आ रही है, दूसरी रेखा इधर से आ रही है, तो जहाँ पर मिल रहा है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु यानी दोनों रेखाएं जहाँ पर आपस में प्रतिच्छेद करती है वो उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो दो रेखाओं में, दो भिन्न रेखाओं में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, एक। कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होते हैं। तो याद रखिएगा कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होते हैं वो आपस में दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 54 डिग्री यानी 54 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण बता दें कि पूरक कोण दो कोण का जोड़ के 90 डिग्री के बराबर होता है। दो कोण का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है, वो पूरक कोण कहलाएगा। तो ए कोण का मान लीजिए दिया हुआ है, कोण 54 डिग्री ए का मान लेते हैं। तो हम दूसरा कोण बी का निकालेंगे तो कैसे, तो इधर 54 को उधर लेके चल जाएंगे तो -54 हो जाएगा, और अगर 90 से 54 घटा देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। तो आंसर मेरा हो जाएगा 36। लेकिन ऑप्शन में यहाँ 36 कहीं नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन 30 है, 118 है, 28 है और 100 डिग्री है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। 30 के बदले में 36 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है 68 डिग्री का समपूरक कोण क्या है। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में पूछा था पूरक कोण के बारे में, इसमें पूछा है
समपूरक कोण के बारे में। तो यहाँ पर उसी जिस तरह पूरक कोण में दो कोण का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो रहा था, उसी तरह समपूरक कोण में दो कोण का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कोण का मान दिया हुआ है, दूसरा कोण निकालेंगे उसी तरह 180 डिग्री से घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। यानी 180 से 80 डिग्री अगर घटाते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1, और यहाँ यानी 112 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस कोण का ये समपूरक कोण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 112 डिग्री है। तो अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन नंबर बता रहा है कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि 180 डिग्री से अधिक यानी इधर होगा, और 360 डिग्री यहाँ तक पूरा कंप्लीट कोण। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। याद रखिएगा, संपूरक कोण तो दोनों कोण के जोड़ के बराबर 180 डिग्री होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में होता है, और ऋजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आकृति में AOB एक रेखा है। यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है AOB, ये एक रेखा है, और x का मान क्या है। तो x का मान, यहाँ पर एक रेखा AOB रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दो भाग में, दो एंगल में, दो कोण में डिवाइड कर रहा है। एक कोण है 5x और दूसरा कोण है 4x। तो हम इससे निकालेंगे x का मान। हम जानते हैं कि एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ पर दो कोण बना है, कोण AOC और दूसरा कोण है BOC, ठीक है। ये दोनों कोण को अगर जोड़ देंगे तो मेरा 180 के बराबर आ जाएगा। तो ये कोण दिया हुआ है 5x और ये कोण दिया हुआ है 4x, जो कि दोनों 180 डिग्री के, दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो आएगा 9x, जो कि 180 डिग्री के बराबर, और x का मान अगर निकालते हैं तो 180 डिग्री और 9 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड कर देंगे 180 को, तो आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, 1, 2 और ये 3, ये 3 कोण का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर, 180, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या आ रहा है, दो सम और सर्वांग सम आकृति क्या होते हैं। दो सर्वांग सम आकृति होते हैं समान। ये आकृति और ये आकृति सर्वांग सम है, तो दोनों क्या होगा, समान होगा। ये आकृति और ये आकृति दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अगर दोनों सर्वांग सम है तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी है। इसमें से कौन सा सर्वांग समता कसौटी है। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए एंगल, साइड साइड, साइड साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, ये तीनों नहीं होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी साइड एंगल साइड होता है। ठीक है, साइड एंगल साइड, ये सर्वांग समता कसौटी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण A का मान, यानी कोण A के बराबर क्या होगा, कितना होगा। यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC,
ये त्रिभुज है। अब यहाँ पर ए बी सी मान लेते हैं और बी सी बराबर ए बी है, ये इसके बराबर है और कोण ए का मान निकालना है, कोण ए का मान निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि समझ में आए आप लोग को। बी ए सी यानी ए बी यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर है, तो ये दो कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी का मान दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर ए बी यानी बी सी ए बी के बराबर है। तो ये जब आपस में बराबर होंगे ये दोनों रेखाएं, तो ये कोण दो कोण भी बराबर होंगे। तो मान लेते हैं ये कोण एक्स है तो ये कोण भी एक्स होगा। और हम जानते हैं तीनों कोण के त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए एक्स मान लिए हैं, कोण बी का मान दिया हुआ 80 डिग्री और कोण सी भी एक्स है और ये कितने के बराबर हुआ, तीनों को जोड़कर 180। अब यहाँ तीनों कोण को जोड़ेंगे, ये कोण x और ये कोण x, तो कितना हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x। और इसको अगर उधर लेके जाते हैं तो 180 डिग्री से 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। और x का मान निकालेंगे तो 100 से 2 को भगा देंगे तो आ जाएगा मेरा 50 डिग्री। तो x का वैल्यू 50 डिग्री। यहाँ पर कोण a कितना है, x है, तो कोण a बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज मान लीजिए एक चतुर्भुज यहाँ पर है, कोई भी चतुर्भुज आप बना सकते हैं, इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण और ये कोण, चारों कोण ये अंत कोण कहलाते हैं। ये चारों चतुर्भुज के अंत कोण कहलाएंगे। इन चारों को अगर जोड़ेंगे, योग करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। सबसे बड़ा ये अनुपात है, ये अनुपात में दिया हुआ है, ये कोण में नहीं दिया हुआ है, हमको कोण में निकालना है, चतुर्भुज के कोण निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर भी दिख रहा है अनुपात में 13 है, तो ये 13 वाला कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3x 5x 9x और 13x ये चार कोण हैं, चतुर्भुज है और चारों कोण को जोड़ देते हैं तो कितने के बराबर होता है, हम जानते हैं 360 डिग्री के बराबर होता है। इन चारों कोण को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 5 8 8 9 17 17 और 13 30, तो 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटा 30, ये 0 0 कैंसिल, 3 का काटेंगे तो 12 आएगा, यानी x बराबर हो गया 12 डिग्री। ओके, अब मेरा सबसे बड़ा कोण कितना है, 13x, तो 13x यानी x कितना आया 12, 13 को 12 से गुना करेंगे यानी 13 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 का 6 हाथ में 2, 13 का 13 और 2 15 यानी 156 डिग्री सबसे बड़ा कोण। इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना, 156 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है। मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी जीवा कहाँ होगी, ये केंद्र है वृत्त का, तो सबसे बड़ी जीवा यहाँ 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 नहीं होगी। अगर ये इससे बड़ी ये वाला होगी है ना, तो हम अगर इससे खींचते हैं केंद्र से तो ये सबसे बड़ी जीवा होगी। इससे बड़ी लाइन नहीं है, इससे बड़ी अगर रेखा खींचेंगे इस वृत्त के अंदर तो नहीं होगी। सबसे बड़ी रेखा यही वाला है और यही जो है वृत्त का सबसे जीवा है। और इसका नाम क्या है, जो केंद्र से होकर रेखा गुजरती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी,
व्यास होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, यानी एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, ये अर्धवृत्त अगर बना दिए, ठीक, अगर यहाँ पर एक कोण बनाते हैं, यहाँ पर कहीं से भी कोण बनाएंगे, जैसे इस तरह से कोण बनाएंगे, ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर अगर बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, कहीं पर भी, तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा दी गई है 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। AB दिया हुआ है 40 मीटर, BC दिया हुआ 32 मीटर और AC दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालना है। इस त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, यानी 40 प्लस 32 प्लस 24 मीटर अगर जोड़ दें तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो जोड़कर कितना आ रहा है, 4 2 6 0 6, 3 2 5 और 4 9, यानी 96 मीटर, 96 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो सबसे पहले हम S निकाल लेंगे। तो S निकालने का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C बटा 2। यहाँ A प्लस B प्लस C यहाँ देख रहे हैं, 40 सेंटीमीटर A है, B 32 सेंटीमीटर और C है 24 सेंटीमीटर बटा 2। निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 96 बटा 2 आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस S का मान उस फॉर्मूला में लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C यहाँ पर बैठा देंगे। 48 माइनस 40, 48 माइनस 32 एंड 48 माइनस 24। उसके बाद है यहाँ हो जाएगा आपका 48 8 16 24। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 12, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12। अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्गमूल के अंदर अगर पेयर होता है तो वर्गमूल के बाहर एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 पेयर हो गया, एक बार लिखें, ये 4 और ये 4 पेयर हो गया। अब यहाँ 12 और 12, 2 और 2, तो ये बाहर में हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का। एक घन जिसका किनारा x है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन का, घन कैसा होता है, ऐसे होता है, मान लीजिए
पार्श्व का मतलब होता है ये चार जो सतह है किनारा किनारा का, साइड का, उसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। ये जो ऊपर है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, इसको छोड़कर, है ना, इसको छोड़कर इसका निकालना नहीं है, बाकी ये चार का निकालना है। तो चार है तो चार हो जाएगा, और किनारा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरा आंसर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4x²। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ a दिया हुआ है तो a की जगह पर x होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये a है तो ये वाला आंसर हो जाएगा 4a²। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो घनाभ कैसे होता है, यहाँ पर आकृति बना लेते हैं एक घनाभ का, उसके बाद देखेंगे कि कितनी किनारा है घनाभ में। ठीक है, ये बन चुका है घनाभ। तो अब यहाँ पर गिनेंगे किनारा, 1 2, ये 2 3, ये वाला 3, ये 4, ये 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। कितना किनारा हो गया, 12 किनारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है। एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तभी एक इससे पहले हम घनाभ बनाए थे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे पहले भी पूछे हैं कि ऊपर वाला, ऊपर का जो भाग है और नीचे का भाग जो है उसका क्षेत्रफल छोड़कर निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना नहीं है। तो बाकी जो चार सतह है, ये चार सतह, ठीक है, चार सतह का निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो चार जगह का निकालना है, चार सतह का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ऑप्शन नंबर बी जो है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे निकालेंगे देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर पूछा है एक गोला जिसकी त्रिज्या r है उसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन है 4/3 पायर क्यूब, 2/3 पायर क्यूब, 1/3 पायर स्क्वायर h और 4 पायर स्क्वायर। तो गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन, जबकि जानते हैं इसका फॉर्मूला आता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर r क्या है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r, सेम इसी के बराबर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह दिया हुआ है, ये इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी बारंबारता कितनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो लाइन है वो हम गिन के देखेंगे कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 और इसको लेके 5। कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर जो एक बीच में काट के लिखा हुआ है उसको भी एक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया ना 5। तो जब भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो उसको देखना नहीं है, उसको 5 गिन लेना है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। कितनी होती है 1। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि कोई भी क्वेश्चंस अगर डाउट हो या पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें।